S.st. I'm going to start. We were under smelters and factory owners as part third. Cotton mills come up. The first cotton mill in India was set up as a spinning mill in Bombay in 1854. From the early 19th century, Bombay had grown as an important port for the export of the raw cotton from India to England and China. It was close to the vast black soil tract of western India where the cotton was grown. When the cotton textile mill came up, they could get supplies of the raw material with easy. कंडीशन क्या था कि सबसे पहला भारत में कॉटन मिल जो है वो स्पिनिंग मिल सेटअप किया गया था 1854 में बॉम्बे में. उसके बाद अर्ली 19th सेंचुरी में बॉम्बे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट बना था क्योंकि यहाँ से जो रॉ कॉटन थे इंडिया से वो इंग्लैंड भेजे जाते थे, चाइना भेजे जाते थे. और इंडिया जो है वो बहुत वेस्टर्न इंडिया का ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट एरियाज़ है जहाँ पर लार्ज अमाउंट में कॉटन ग्रो किए जाते हैं. व्हेन द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स के में जब कॉटन टेक्सटाइल में भारत में सेटअप होना शुरू हुआ, कुड गेट सप्लाईज ऑफ द रॉ मटेरियल विथ ईजी. और आसानी से यहाँ जो है रॉ मटेरियल की सप्लाई भी हो रही थी. नाउ विल सी हियर बाय द 1900 ओवर 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे. यहाँ पर 19वीं शताब्दी में लगभग 84 मिल्स स्टार्टेड हुए जो बॉम्बे में ऑपरेट हो रहे थे. Many of these were established by the Parsis and the Gujarati businessmen who had made their money through the trade with China. Mills came up in other cities too. The first mill in Ahmedabad was started in 1861. The year later, a mill was established in Kanpur in the United Province. Growth of cotton mills led to the demand for the labor. Thousands of poor peasants, artisans, and agricultural laborers moved to the cities to work in the mills. मिल के आने के बाद सारे विकसित होने लगी. सबसे पहले जो है अहमदाबाद में स्टार्टेड किया गया 1861 में फर्स्ट मिल जो है. और ईयर लेटर एक साल के बाद जो है मिल जो है कानपुर में भी इस्टेब्लिश किया गया, यूनाइटेड प्रोविंस में भी. कॉटन के डिमांडेड भी जो थे वो काफ़ी तेज़ हो रहे थे. लेबर भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे. थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, आर्टिजन, एग्रीकल्चर लेबरर्स वो शहर की ओर मूव कर रहे थे ताकि उन्हें मिल्स में काम मिल सके. इन द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, इसके अस्तित्व में आने के कुछ दशकों के बाद, फर्स्ट डिकेड्स ऑफ एग्जिस्टेंस, टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स. ये टेक्सटाइल फैक्ट्री जो थी, सूती वस्त्र उद्योग, भारत में कुछ समस्याएं आने लगी थी. इट फाउंड डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विद द चीपर टेक्सटाइल इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. क्योंकि ब्रिटेन से जो सस्ता माल बन करके आता था, इम्पोर्ट होता था, उससे वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा था. डिफ़िकल्ट टू कम्पीट. So in most countries, government supported industrialization by the imposing heavy duties on imports. क्योंकि बहुत सारे देशों में जो गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन रन कर रहे थे उस पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाए जा रहे थे. दिस एलिमिनेशन कंपटीशन एंड प्रोटेक्टेड इन्फेंट इंडस्ट्रीज़, इस तरह के जो एलिमिनेशन कंपटीशन थे हट रहे थे और इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ जो थी वो उसको प्रोटेक्शन दी जा रही थी. द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज्ड, और भारत में जो उपनिवेशक सरकार थी यूजुअली रिफ्यूज्ड सच प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्रीज़. यहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन देना नहीं चाह रही थी. द फर्स्ट मेजर सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया. यह प्रॉब्लम जा रही थी. एंड देयरफॉर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार व्हेन द टेक्सटाइल इंपोर्ट्स फ्रॉम द ब्रिटेन डिक्लाइंड, जब ब्रिटेन में फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पीरियड में टेक्सटाइल डिक्लाइन होने लगी, द इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस द क्लोथ्स फॉर द मिलिट्री सप्लाईज. Now we will discuss here the short of the Tipu Sultan, the wood steel. We begin the story of the Indian steel and iron metallurgy by recounting the famous story of Tipu Sultan who ruled Mysore till 1799. यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे इंडियन स्टील और आयरन मेटलर्जी को जो फेमस हुआ टीपू सुल्तान की कहानी से, जो मैसूर के शासक थे और 1799 तक उन्होंने शासन की मैसूर में. फॉट फॉर वार विद द ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिश के साथ 4 युद्ध लड़े. एंड डेड फाइटिंग विद द स्वॉर्ड इन हिज हैंड, और लड़ते लड़ते अपने हाथ में तलवार लिए हुए वे वीर गति को प्राप्त हुई. टिपूज द लेजेंडरी शॉट, टिपू की जो लेजेंडरी शॉट थे डेट वॉज नाउ पार्ट ऑफ द वैल्यूएबल कलेक्शन इन म्यूजियम्स इन इंग्लैंड. उनके शॉर्ट तलवार्स को जो है एक वैल्यूएबल कलेक्शंस के रूप में म्यूजियम्स में इंग्लैंड में रखा गया. बट डू यू नो वाई द शॉट वाज सो स्पेशल? लेकिन आपको पता है कि उनका जो शॉट था वो बहुत स्पेशल था. व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? द शॉट हैड एन इनक्रेडिबली हार्ड, चूँकि वो उनकी जो तलवार थी वो इनक्रेडिबली हार्ड थी और शार्प एज वाली थी. दैट कुड
ईजिली रिप थ्रू द ओपोनेंट्स आर्मर, ताकि वो आसानी से किसी भी ओपोनेंट आर्मर्स के हथियार को काट सके। दिस क्वालिटी ऑफ द शॉट केम फ्रॉम द स्पेशल टाइप ऑफ द हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुज। इसमें हाई कार्बन स्टील का यूटिलाइजेशन किया गया जिसे वुज नाम दिया गया, विच वॉज प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर साउथ इंडिया। Wood steel, when made into the swords, produced a very sharp edge with a flowing water pattern. Okay, the pattern came from a very small carbon crystals embedded in the iron. उस आयरन में जो है कार्बन के छोटे छोटे क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया गया पैटर्न डालने के लिए। सो फ्रांसिस बुचानन who turned who toured through the मैसूर in 1800, फ्रांस के जो बुचनैन हैं उन जो टूर में गए हुए थे मैसूर 1800 में, ईयर आफ्टर टीपू सुल्तान डेथ्स has left us an account of the technique by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore. मतलब उसमें पिघला करके फर्नेस में स्मेल्ट करके और उसका प्रोडक्शन किया गया था वो उसका। इन दिस फर्नेस आयरन वाज मिक्सड विद द चारकोल्स। इसमें फर्नेस में आयरन के साथ चारकोल मिलाई जाती थी। पुट इनसाइड ए स्मॉल क्ले पॉट थ्रू एन इंट्रिकेट कंट्रोल द टेम्परेचर, और एक नियमित ताप पर इसे बनाया जाता था। Smelter produced steel ingots that were used to sword making not just in India but the West and the Central Asia too. Was in an anglized version of the Canada and word uku, Telugu huku, and Tamil and Malayalam urku, meaning steel. ये सब का अर्थ जो होता है वह स्टील से रिलेटेड है। इंडियन वुड स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट। भारतीय वुड स्टील का यूटिलाइजेशन जो है इससे इंडियन साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, फैसिनेटेड हुए। माइकल फैराडे, द लेजेंडरी साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्पेंट 4 years। जो माइकल फैराडे थे वो साइंस में बहुत ही लेजेंडरी गेन किए थे। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डिस्कवर किया। स्पेंट 4 years स्टडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडियन वर्ल्ड, और उन्होंने 4 साल तक इसके ऊपर अध्ययन किया 1818 to 22 तक टाइम पीरियड में। However, the wood still making process, फिर भी इसको बनाने के लंबे प्रोसेस हैं, which was so widely known in South India, was completely lost by the mid-19th centuries. Can you guess why this was so? The sword and the armor making industry dead. लेकिन sword और armor industry जो थी वो समाप्त हो रही थी with the conquest of India. भारत जीत रही थी by the British and the imports of the iron steel from England displaced the iron and steel produced by the craft people in India. और भारत में जो लोग थे इसका यूटिलाइजेशन कर रहे थे उसकी जगह पर, मतलब इंग्लैंड डिस्प्लेस द आयरन और स्टील प्रोड्यूस्ड बाय क्राफ्ट पर्सन इन इंडिया। नाउ विल सी अबंडेंट फर्नेस इन विलेजेस। धीरे धीरे उस फर्नेस में जो यूटिलाइजेशन होते थे गाँव में उसको हटा दिया गया, त्याग दिया गया, अबंडेंट कर दिया गया। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, विल सी फर्दर। ओके, no, continue. Abundant furnace in villages. Production of the wool wood still required a highly specialized technique of refining iron. प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील का जो रिक्वायरमेंट था वो एक टेक्निक थी रिफाइनिंग आयरन का, आयरन रिफाइन का। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल इंडिया ऑफ द 19th century. In Bihar, the central India, and the particular every district of the smelters, they used local deposit of ore to produce iron, which was widely used for the manufacturing of implement and tools of the daily use. डेली यूज़ के लिए उस इम्प्लीमेंट्स का मतलब जो है औजार बनाए जाने लगे आयरन ओर्स के। फर्नेस वर मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले, और जो फर्नेस बनते थे बात भट्टी वह बिल्ट ऑफ क्ले होती थी, मिट्टी की, सन-ड्राइड ब्रिक्स की। द स्मेल्टिंग वाज डन बाय द मैन वाइल वुमेन वर्क द बेलोज। इसमें मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं, पंपिंग एयर एंड केप्ट द चारकोल बर्निंग। एंड नाउ उसको आग को बढ़ाया जाता था बम में चारकोल डाल करके। Sure, by the early 19th century, however, the craft of the iron smelting was in decline. लेकिन 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे क्राफ्ट वर्कर जो थे आयरन स्मेल्टिंग के काम में धीरे धीरे कमी आने लगी, डिक्लाइन होने लगा। इन मोस्ट विलेजेस फर्नेस फेल इनटू द डिसयूज, और फर्नेस जो थे वो फेल होने लगे डिसयूज में। एंड अमाउंट ऑफ द आयरन प्रोड्यूस्ड केम डाउन। ये जो कंडीशन थी आयरन प्रोडक्शंस का वो धीरे धीरे नीचे एकदम समाप्त होने लगा। और ऐसा क्यों हुआ? वाई वॉज दिस शो? Once reason was the new frost. इसका पहला कारण लिखता है forest law that you have read about, with the colonial government prevented people from entering the reserved forest.
यानी फॉरेस्ट लगाने के बाद जो अपनी बेसिक सरकार थी वह रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जाने से मना कर दिया था लोगों को। हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर्स फाइंड वुड फॉर द चारकोल। तो कंडीशन क्रिएट होने लगा कि उन्हें लकड़ियों जो चारकोल थी बनती थी उसके लिए स्मेल्टर्स को कहाँ से मिलती। शो वेयर कुड दे गेट द आयरन। डिफाइंग फॉरेस्ट लॉ जब होने लगा, दे ऑफन इंटर्ड द फॉरेस्ट सीक्रेटली। वो लोग गुप्त रूप से मूव भी करते हैं कलेक्टेड वुड, बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग। बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई ऐसी कंडीशन। मैनी गेव अप देयर क्राफ्ट एंड लुक्ड फॉर द अदर मीन्स ऑफ लिवलीहुड। उन्होंने इस क्राफ्ट वर्क को छोड़कर दूसरे लिवलीहुड के लिए मूव कर गए, यानी दूसरे काम के लिए, दूसरे जीविकोपार्जन के लिए मूव कर गए। इन सम एरियाज द गवर्नमेंट डिड ग्रांट एक्सेस टू द फॉरेस्ट। कुछ एरियाज में सरकार ने लोगों को फॉरेस्ट के अंदर जाने से स्वीकृति दे दी, डिड ग्रांट access to the forest, but the iron smelter had to pay a very high tax to the forest department for every furnace they used. This reduced their income. कंडीशन ऐसा हो गया कि अलाउड होने के बाद भी उन्हें टैक्स देनी पड़ती थी फर्नेस के यूटिलाइजेशन के लिए, लेकिन उनके इनकम जो थे रिड्यूस्ड होने लगे। मोर ओवर बाय द लेट 19th century आयरन स्मेल्टर्स स्टिल वॉज बीइंग इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ब्रिटेन। फिर कंडीशन ही हुआ आयरन स्मेल्टर्स लोगों के लिए कि उन्हें इंपोर्ट कराना पड़ा, बट आयरन स्मिथ्स इन इंडिया बिगिन यूजिंग द इंपोर्ट आयरन मैन्युफैक्चर यूटेंसिल्स और इम्प्लीमेंट। दिस इनिविटेबली लोअर्ड एंड डिमांड ऑफ द आयरन प्रोड्यूस्ड बाय द लोकल स्मेल्टर। बाय द अर्ली 20th century और लगभग 12वीं शताब्दी में द आर्टिजन्स प्रोड्यूस्ड आयरन स्टिल फेस्ड न्यू कॉम्पिटिशन। इस समय जो है अर्ली 12th century के टाइम पीरियड में आर्टिजन्स जो थे उन्होंने आयरन स्टील को एक नए कंपटीशन के रूप में देखा। Iron and steel factories came up in India. We'll see later.